अच्छा, टाइम डायलेशन क्या होता है? अगर हमारे पास दो फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस हो, अगर एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस मोशन में हो, दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस रेस्ट में हो, और फर्ज करें कि मोशन वाले फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कोई इवेंट चल रहा है और उस इवेंट को खत्म खत्म होने में 4 मिनट लग रहे हैं। जो मोशन वाला फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो बोल रहा है इवेंट को 4 मिनट हो गए और 4 मिनट में वो खत्म भी हो गया। इसी इवेंट को अगर रेस्ट में जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उसके लिहाज से देखेंगे तो वो बोलेगा कि भाई इस इवेंट को 5 मिनट हो गए हैं और ये 5 मिनट में खत्म हो गया। इन दोनों का एक ही इवेंट को देखकर अलग अलग टाइम बताने को हम बोलते हैं टाइम डायलेशन। दोनों टाइमों में जो डिफरेंस बनेगा हम उसको टाइम डायलेशन कहेंगे। पर ऐसा होगा ही क्यों? सवाल तो ये है ना कि अगर कोई भी चीज मोशन में है तो हमने तो ऐसा नहीं देखा कि भाई टाइम ज्यादा हो जाए या कम हो जाए। अगर कोई बंदा कार में चला जाए यहां से किसी दूर इलाके में, फर्ज कर लें एक शहर से दूसरे शहर तक कोई आदमी जा रहा है कार के थ्रू, अगर वो कार में बैठा अपनी वॉच को देखेगा तो उसकी वॉच की जो सुई होगी वो जिस रफ्तार से मूव होगी, रोटेट होगी, उसी रफ्तार से रोटेट होगी उस वॉच की सुई जो वॉच एक बंदे के पास है और वो बंदा बाहर रेस्ट की हालत पर खड़ा हुआ है। मतलब ये कि हमने रोजमर्रा जिंदगी में ऐसा नहीं देखा। ऐसा नहीं होता कि किसी दोस्त को हमने कॉल की, वो किसी दूसरे शहर से हमारे पास आया, उसकी घड़ी में 5 घंटे लगे और हमारी घड़ी में हमने कहा तुमने तो 7 घंटे लगा दिए, पर वो बोल रहा है नहीं 4 घंटे 5 घंटे हुए हैं। मतलब ये कि ऐसा हमने रोजमर्रा जिंदगी में नहीं होते देखा, क्योंकि हम रोजमर्रा जिंदगी में जब मूव करते हैं तो हमारी स्पीड इतनी ज्यादा नहीं होती। हमारी ज्यादा से ज्यादा रफ्तार 50 मीटर पर सेकंड हो सकती है और 50 मीटर पर सेकंड स्पीड ऑफ लाइट के कंपैरिजन में है ही नहीं। स्पीड ऑफ लाइट के लिहाज से तो ये जीरो हो गई, और वो क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट 30 करोड़ मीटर पर सेकंड है। कहां 30 करोड़, कहां 50 मीटर पर सेकंड। पर हमारे लिए 50 मीटर पर सेकंड ज्यादा है क्योंकि हमारी अपनी रफ्तार बहुत कम होती है और हम जिस कार में या किसी और मशीन वगैरह या किसी कार वगैरह गाड़ी में चलते हैं तो वहां पर उसकी रफ्तार 50 मीटर पर सेकंड से ज्यादा नहीं होती। फिर भी मान लें 60 होगी, पर ये ज्यादा रफ्तार स्पीड ऑफ लाइट के लिए नहीं होती। स्पीड ऑफ लाइट के लिहाज से ये अप्रोक्सीमेटली जीरो होती है। मतलब ये कि रोजमर्रा जिंदगी में आप टाइम डायलेशन को ऑब्जर्व नहीं करेंगे। टाइम डायलेशन को ऑब्जर्व करने के लिए हाईएस्ट मोशन चाहिए। मतलब आप ऐसी गाड़ी में सवार हो जिसकी रफ्तार 4 करोड़ मीटर पर सेकंड हो, 5 करोड़ मीटर पर सेकंड हो, 8 करोड़ मीटर पर सेकंड हो, 9 करोड़ 15 करोड़ मीटर पर सेकंड हो। मतलब इतनी करोड़ मीटर पर सेकंड रफ्तार होनी चाहिए। अगर इतनी होगी तो आपको बाकायदा एक टाइम का डायलेशन महसूस होगा। मतलब ये कि एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अगर 1 मिनट गुजरेगा तो दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हो सके 2 या 3 मिनट गुजर जाए। मतलब ये कि टाइम डायलेशन के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज कौन सी है? इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट चीज ये है कि भाई मोशन ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। 6 7 8 9 10 करोड़ मीटर पर सेकंड होना चाहिए। चलो पहले मैं डेफिनेशन आपको समझाऊं। टाइम डायलेशन क्या है? इट स्टेट्स दैट व्हेन वन ऑफ द टू फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस s and s dash say s dash is in motion with a speed v comparable to the speed of light। फर्ज कर लें कि हमारे पास दो फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस हैं, एक s दूसरा s dash। s dash की बात करते हैं। इन दोनों में से एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है s dash जो मोशन में है और इसकी रफ्तार v है और इसकी रफ्तार कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट है, 7 8 9 10 करोड़ मीटर पर सेकंड s डैश की रफ्तार है और s रेस्ट पर है। Then an event taking place in s dash takes time t dash will not be same as measured in the s frame as t। तो अगर एक इवेंट हो s डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, चूंकि बहुत ज्यादा मोशन में है s डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस, उसमें एक इवेंट होने जा रहा है। वो इवेंट अगर s डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस के डायल में, घड़ियाल में देखेंगे तो वो टाइम दिखाएगा t डैश
और उसी इवेंट को इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखेंगे तो वो टाइम दिखाएगा टी। ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं होंगे और दोनों का जो रिलेशन बताएंगे उस रिलेशन को हम बोलेंगे टाइम डायलेशन। दिस इज कॉल्ड टाइम डायलेशन ऑफ टू रेफरेंस फ्रेम्स। इसको अच्छी तरह से समझने के लिए हम एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले रहे हैं। फर्ज कर लें कि हमारे पास एक शिप है और वो स्पेसशिप आगे जा रही है। जैसे ही वो स्पेसशिप आगे जा रही है तो उसके अंदर एक घड़ियाल लगा हुआ है जो टाइम दिखा रहा है। अब नीचे एक जमीन है और ये परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। फर्ज कर लें कि ये जो सरफेस है ये मुकम्मल एक मिरर है। अब क्या होगा, इस शिप का काम होगा एक लाइट को यहां से छोड़ना। एक बात मैं आपको बता दूं, ये शिप आगे जा रही है जिस वेलोसिटी से वो v है। आपको मैंने पहले बताया कि v जो स्पीड है इट इज कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट। ऐसा समझें कि इसकी रफ्तार 7-8 करोड़ मीटर पर सेकंड है। अच्छा, हमने फर्ज कर लिया कि भाई इसकी रफ्तार 7-8 करोड़ मीटर पर सेकंड है, ये मूव कर रही है शिप। अब जैसे ये शिप आगे मूव करेगी, अचानक से एक बीम ऑफ लाइट इसने लेजर की छोड़ दी और वो लाइट आगे जाएगी। जब ये शिप यहां पहुंचेगी तो फिर क्या होगा, तब ये उसके अंदर घड़ियाल, तब क्या होगा, तब ये देखेगी कि भाई ये जो लाइट की बीम है ये यहां पहुंच गई है। अच्छा, क्योंकि इसने जब बीम ऑफ लाइट को नीचे की डायरेक्शन में छोड़ा था, बीम ऑफ लाइट, जैसे ही बीम ऑफ लाइट को इसने नीचे एमिट किया तो वो बीम ऑफ लाइट नीचे जा रही थी। अब जैसे ही ये शिप लाइट को एमिट कर रही है तो वो एमिट होके नीचे आ रही है और ये आगे जा रही है। देखें ये ऐसा हो रहा है, मतलब ये जो शिप है ये मेरा हैंड शिप दिखा रहा है और ये पेन बीम ऑफ लाइट दिखा रही है और ऐसे कुछ हो रहा है, ये देखें। अब क्या होगा, और अगर ये आगे पहुंच गई शिप तो फिर क्या होगा, फिर ऐसा होगा कि भाई हमें दिखाई देगी एक बीम ऑफ लाइट कुछ इस यानी कि मुकाम पर, यहां पर देखें ये रहा। अब क्या हो रहा है, अब ये हो रहा है कि भाई इसने इस बीम ने इस सरफेस से टकराया हुआ है। अब इस सरफेस से टकरा कर रिफ्लेक्ट होगी, यहां पर मैं लिख देता हूं रिफ्लेक्ट, ये बीम ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है और ऊपर आ रही है। अब क्या होगा, अब देखिए हमें पता है कि भाई ये शिप आगे चलती आ रही है, ये शिप जब यहां पहुंचेगी तो फिर क्या होगा, ये इसके अंदर घड़ियाल है, ये यहां पर देखें ये जो बीम ऑफ लाइट है ये यहां पर पहुंच गई है। और अगर ये यहां पर स्पेस शटल पहुंच गई तो फिर क्या होगा, फिर यहां पर ये इसका घड़ियाल यहां पर ये रिसीव करेगी इस लाइट को। मतलब ये कि अगर एक शिप जा रही थी आगे, जैसे ये आगे जा रही थी अचानक एक बीम ऑफ लाइट इससे एमिट हो गई और ये जैसे टकरा गई फिर वापस आ रही थी और यहां पर इससे मिल गई। आप इसको 1 मिनट इमेजिन कर लें, इमेजिन करके फिर मैं इस वीडियो को पहले फ्यूज कर लें और इमेजिन करें कि एक स्पेस शटल फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है और एक बीम ऑफ लाइट नीचे आ रही है उसी वक्त, तो लाजमी वो बीम ऑफ लाइट इस तरह से पाथ को फॉलो करेगी। इसको आप 1 मिनट इमेजिन कर लें, ठीक है। अब क्या होगा, यहां पर हमें पता है कि भाई ये जो हमने देखा हुआ है कि भाई बीम ऑफ लाइट इस तरह से आएगी। यहां पर एक बंदा खड़ा हुआ है, फर्ज कर लें इस बंदे का हम नाम रख रहे हैं आमिर खान, और इस शटल के अंदर भी एक बंदा खड़ा हुआ है और उसका नाम हम रख रहे हैं शाहरुख खान। ये बंदा है, इसका नाम हमने शाहरुख खान रख लिया है। आजकल इसकी फिल्में ज्यादा नहीं चलती, आमिर खान की फिल्म भी फ्लॉप हो गई, बहुत ज्यादा पैसे कमाए फिर भी। यहां पर देखिए हमें पैसों से क्या, यहां पर हमें पता हुआ है कि ये जो स्पेस शटल है आगे जा रही है, जैसे स्पेस शटल आगे जा रही है एक बीम ऑफ लाइट अचानक इसने एमिट कर दी और वो टकरा कर वापस ऊपर आ रही है। ये बीम ऑफ लाइट कौन सा पाथ फॉलो कर रही है उसको देखना जरूरी है कि कौन सा पाथ फॉलो कर रही है। आमिर खान के लिहाज से
ये बीम ऑफ लाइट यहां से निकली, यहां पहुंची, फिर यहां से निकली, यहां पहुंची, यहां से टकरा कर फिर यहां से टकरा कर फिर यहां। मतलब ये कि आमिर खान बोल रहा है स्पेस शटल से जैसे बीम ऑफ लाइट निकली तो वो कुछ इस वी पाथ को फॉलो कर रही है। अगर ये वी पाथ को फॉलो कर रही है तो यहां पर क्या शाहरुख खान भी इसको वी पाथ में ऑब्जर्व कर रहा है? हमें तो पता है कि भाई ये जो आमिर खान है ये वी पाथ को ही देख रहा है, मतलब कि लाइट यहां से गई ऊपर चली आई। मतलब ये कि अगर इस लोकेशन से निकली यहां से फिर ऊपर आई और ये कौन सा पाथ बना? ये एक वी शेप पाथ बना। मतलब यहां से शिप जा रही है आगे की डायरेक्शन में यहां, और आपको पता है कि ये जो शिप है ये शिप एक एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस है और आमिर खान रेस्ट पर है तो इसको एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलेंगे। हम देखें कि भाई ये आमिर खान की ऑब्जर्वेशन है, मतलब एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस की ऑब्जर्वेशन है। यहां पर हमें पता चला कि भाई आमिर खान को लग रहा है कि ये जो स्पेस शटल है ये आगे चल रही है, आगे जा रही है, और किस रफ्तार से आगे जा रही है? जिस रफ्तार से जा रही है वो रफ्तार है वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम टी। अच्छा, ये टोटल पाथ हो गया इसका। और ये जो V वाला शेप है ये किसने बनाया हुआ है? सीधी सी बात है, लाइट ने बनाया हुआ है। और ये लाइट एल डिस्टेंस ट्रेवल करके जा रही है और एल डिस्टेंस ट्रेवल कर कर ऊपर आ रही है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि इस आमिर खान के लिहाज से ये लाइट टोटल कितना डिस्टेंस फॉलो कर रही है तो आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे कि फर्ज कर लें कि टोटल डिस्टेंस को मालूम करने के लिए फार्मूला है टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम। तो टोटल डिस्टेंस जाने का और आने का कितना होगा? एल प्लस एल 2l। और आप वेलोसिटी को मल्टीप्लाई ना करें, नीचे ले आए तो वेलोसिटी डिवाइड में आ जाएगी और ये बराबर हो जाएगा t के। मतलब ये कि आमिर खान जो यहां से जब शिप यहां तक पहुंचेगी कितना टाइम लगा हुआ है इस फार्मूला से वो काउंट कर लेगा। अच्छा, एक बात और, अगर मैं आपको कहूं कि भाई ये जो स्पेस शटल आगे जा रही है शाहरुख खान के लिहाज से क्या हो रहा है तो आप क्या बोलेंगे? आप कहेंगे सर सीधी सी बात है, जब ये बीम ऑफ लाइट यहां से निकली, रोशनी की एक धार यहां से निकली, तो ये धार जब यहां पहुंची तो शटल क्या यहां थी? नहीं। अगर शटल यहां होती तो इसको कौन सा पाथ दिखाई देता? कर्व। पर ये शटल भी मोशन में है और ये यहां पर है तो क्या इसको कर्व पाथ ये दिखाई देगा? नहीं। स्पेस शटल को लगेगा पहले ये बिल्कुल मेरे सामने थी, अब भी मेरे सामने है, पर पहले नजदीक थी अब दूर है। और आगे जब ये यहां पर बीम ऑफ लाइट पहुंचेगी इसको लगेगा कि अब भी मेरे बिल्कुल सामने है, जैसे पहले सामने थी अब भी सामने है, अब भी सामने है, पर दूरी ज्यादा बढ़ गई। और जब आगे चलते वक्त गुजरता जाएगा तो इसको ये जो शटल है यहां पहुंचेगी तो ये बीम ऑफ लाइट जैसे ऊपर आएगी ये कहे, इस शाहरुख खान के लिहाज से ये कहेगा कि भाई ये जो धार है लाइट की ये अब भी मेरे नजदीक है, अब भी मेरे आमने सामने है, पर पहले से नजदीक है, और ये इसको मिल जाएगी। मतलब ये कि शाहरुख खान को लगेगा कि ये जो लाइट है ये नीचे जा रही है, नीचे जा रही है, नीचे जा रही है और यहीं से ऊपर आ रही है। मतलब ये कि इसको ये कर्व्ड पाथ दिखेगा ही नहीं, क्योंकि ये खुद भी एक हॉरिजॉन्टल मोशन रख रहा है। मतलब ये कि इस स्पेस शटल के पास हॉरिजॉन्टल मोशन है, इसीलिए इस लाइट का हॉरिजॉन्टल मोशन उसे दिखाई नहीं देगा। इसका मतलब ये है कि इसको सिर्फ और सिर्फ स्पेस शटल को सिर्फ और सिर्फ इस लाइट का वर्टिकल मोशन दिखाई देगा। वर्टिकल मोशन में जो डिस्टेंस होता है उसको हाइट बोलते हैं। ये जो लाइट है ये एश डिस्टेंस जाएगी और एश डिस्टेंस आएगी किसके लिहाज से? शाहरुख खान के लिहाज से।
ये जो शाहरुख खान देख रहा है इसको, इसके लिहाज से, या ऐसा बोले फिजिक्स में कि एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिहाज से। और फिर टाइम कितना होगा, हम बोलेंगे भाई जो टाइम है वो टाइम डैश होगा, मतलब एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस में इस इवेंट को देखा गया है। तो टाइम को कैसे मालूम करेंगे, आपको पता है पहले वाली इक्वेशन, डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, डिस्टेंस डिवाइड बाय वेलोसिटी, क्योंकि टाइम को यहां पर ले आते हैं। अच्छा, ये जो डिस्टेंस है ये 2h यहां पर लिख दें, क्योंकि अगर आप 2h लिखेंगे तो h डिस्टेंस जाने का, एक डिस्टेंस आने का। यहां पर वेलोसिटी v को हटाकर c लिखें, क्यों, क्योंकि लाइट जा रही है, लाइट आ रही है। यहां पर हमें पता चला कि ये भाई हमारे पास एक इक्वेशन है, जिस इक्वेशन को यूज करके हम इससे शाहरुख खान के लिहाज से टाइम को कैलकुलेट करेंगे, और ये इक्वेशन यूज करके हम आमिर खान के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में टाइम को कैलकुलेट करेंगे। चलो ठीक है, दोनों को अगर हम मिला दें तो एक नई इक्वेशन बनेगी, और उस इक्वेशन को हम बोलेंगे टाइम डायलेशन, जो बताएगी कि दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस में टाइम सेम है या टाइम डिफरेंट है। अच्छा, ये जानने के लिए हम क्या कर रहे हैं, यहां पर हम एक अपना नया कॉन्सेप्ट लगाएंगे। हम ये देखेंगे, हमें तो मैथमेटिक्स ज्योमेट्री पढ़ी हुई है, हमें तो पता है कि किस तरह से इसकी डेरिवेशन करनी चाहिए। यहां पर अगर मैं एक इमेजिनरी लाइन रख दूं, इस पॉइंट को और ऊपर वाली पॉइंट को जोड़ दे, तो यहां पर दो ऐसे ट्राइंगल बनेंगे जिसके बारे में आपको पता होगा, राइट एंगल ट्राइंगल और ये दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल। तो शुरुआत यहां से करते हैं। ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल, क्योंकि यहां भी 90 डिग्री बनेगी, यहां भी 90 डिग्री। अच्छा, अब हमारे पास एक बड़े से ट्राइंगल का दो हिस्सा हमने कर दिया है, तो सीधी सी बात है, ये टोटल पाथ था vt, तो ये आधा पाथ कितना होगा, क्योंकि vt, v मल्टीप्लाई टाइम इज इक्वल टू द डिस्टेंस। हमें टोटल पाथ नहीं चाहिए, हमें आधा पाथ चाहिए। फिर हम आधा पाथ कैसे मालूम करेंगे, वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम डिवाइड बाय 2। यहां पर भी आधा पाथ कैसे मालूम करेंगे, वेलोसिटी टाइम मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2। ये तो हमारे पास तरीका आ गया। अच्छा, ये जो परपेंडिकुलर लाइन होगी दोनों ट्राइंगल्स के लिए, इसका नाम होगा एश। क्यों, क्योंकि ये इस शिप से नीचे यहां बाउंड्री तक जो डिस्टेंस है वही डिस्टेंस यहां वाला ये डिस्टेंस है, वही डिस्टेंस यहां वाला ये है, मतलब एश डिस्टेंस ही है। अब क्या करेंगे, अब थोड़ी सी डेरिवेशन करनी है। राइट एंगल ट्राइंगल में हमने पढ़ा हुआ है अकॉर्डिंग टू पैथागोरस थ्योरम, पैथागोरस के लिहाज से हमने पढ़ा हुआ है कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अगर आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल मिला हुआ हो और तीनों लाइंस का कॉम्बिनेशन बनाना हो तो आप पैथागोरस थ्योरम को यूज करेंगे। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर आपको पता है, हाइपोटेन्यूज कौन सा है, ये लाइट जा रही है यहां टकरा कर यहां आ रही है, एल डिस्टेंस जाएगी, एल डिस्टेंस आएगी, मतलब यहां वाला ये जो हाइपोटेन्यूज है ये कितने डिस्टेंस रख रहा है, एल। सो यहां पर एल स्क्वायर, और परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर ये मान लें हाइट स्क्वायर लिखें, प्लस बेस को यहां पर लिखें, बेस कौन सा है, बेस है यहां पर, यहां से यहां तक, vt डिवाइड बाय 2, मतलब इसको स्क्वायर कर ले तो फिर क्या होगा, v स्क्वायर t स्क्वायर डिवाइड बाय 4, क्योंकि बेस का स्क्वायर यूज करना है हमें। अच्छा, यहां पर लेंथ को हटाकर ये लेंथ है, वेलोसिटी यहां पर शिफ्ट कर लें तो vt और 2 डिवाइड में आ जाएगा, मींस vt डिवाइड बाय 2। यहां पर हम लिख सकते हैं vt डिवाइड बाय 2, और अगर हम स्क्वायर दे दें तो हाइपोटेन्यूज, अच्छा यहां पर ये वाला टर्म यहां शिफ्ट कर लें तो फिर क्या होगा, फिर माइनस में आ जाएगा ये टर्म v स्क्वायर t स्क्वायर डिवाइड बाय 4, और यहां पर क्या होगा, ये हाइट स्क्वायर, इसको स्क्वायर कर ले तो फिर क्या होगा, v स्क्वायर t स्क्वायर डिवाइड बाय 4, और यहां पर माइनस v स्क्वायर t स्क्वायर डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू हाइट स्क्वायर। यहां पर कॉमन निकाल लें, हो जाएगा v स्क्वायर, सॉरी हमने एक गलती कर ली, गलती कौन सी कर ली है भाई, यहां पर हमने गलती कर ली है v स्क्वायर t स्क्वायर, यहां पर एक गलती की है हमने, वो छोटी सी गलती है, कौन सी है, यहां वाली, ये यहां पर देखेंगे, हमने एक ये गलती की है कि भाई लेंथ के मालूम करने के लिए ये इक्वेशन यूज की है, बिल्कुल सही है, पर इस इक्वेशन को लिखते हमने थोड़ी सी गलती कर दी। कौन सी,
भाई अगर ये लेंथ मालूम करनी है और ये लेंथ का डिस्टेंस मालूम करना है, ये कौन ट्रेवल कर रहा है डिस्टेंस? लाइट कर रही है डिस्टेंस ट्रेवल, लाइट जा रही है, लिखा भी हुआ है। तो लाइट की स्पीड को इन्वॉल्व करें ना, यहां पर v क्यों लिखा हुआ है, c लिखें लाइट की स्पीड को, और यहां पर भी c होगा, बस थोड़ी सी गलती हो गई। आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि लाइट जा रही है टकरा कर ऊपर आ रही है, तो c होना चाहिए ना, v क्यों। और यहां पर हम देखें तो ये भी क्या होगा, c स्क्वायर, ठीक है। बाकी सब चीजें सही है, यहां पर थोड़ी सी चेंजिंग कर दी हमने, क्योंकि हम मुझसे गलती हो गई थोड़ी सी। यहां पर देखें, और मैथमेटिक्स में थोड़ी सी गलती मुकम्मल प्रॉब्लम गलत कर देती है, सो थोड़ी सी नहीं, बड़ी गलती हो गई। यहां पर देखें तो हम कॉमन कर दे, कॉमन निकाल रहे हैं। कॉमन कौन कौन सी चीजें, टाइम स्क्वायर को कॉमन निकाल लें, निकल गया टाइम स्क्वायर कॉमन, और 4 को कॉमन निकाल लें, निकल गया। सी स्क्वायर को कॉमन निकाल लें। आप बोलेंगे सर सी स्क्वायर यहां है, यहां तो सी स्क्वायर नहीं है, जहां नहीं है वहां डिवाइड में रख दी, 1 माइनस वी स्क्वायर डिवाइड बाय सी स्क्वायर इज इक्वल टू हाइट स्क्वायर। ये कॉमन निकालने का तरीका है। कॉमन तो आपको निकालना आता ही होगा, कॉमन। अच्छा, आगे देखें, 4 को ट्रांसपोज करें उस साइड पर, आपको यहां पर मिल जाएगा सी स्क्वायर टी स्क्वायर is whole under whole bracket 1 minus v square divided by c square is equal to height square 4 divided by c square, c square मल्टीप्लाई में है ना, यहां पर डिवाइड में आ जाएगी। यहां पर देखें, अगर मैं आपको कहूं कि भाई यहां पर हमारे पास दोनों साइड्स में अंडर रूट दे दें, दोनों साइड्स में अंडर रूट बाद में देते हैं, ये ब्रैकेट भी मल्टीप्लाई में है, इसको भी यहां पर शिफ्ट कर लें तो हो जाएगा, इसको ऊपर लिखते हैं। मैं ऊपर वाला हिस्सा मिटा रहा हूं, आप लिख दीजिएगा। अच्छा, अब क्या होगा, ये ब्रैकेट मल्टीप्लाई में है तो यहां पर लिखें टी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर 4 सेम सी सेम डिवाइड में आ जाएगा ब्रैकेट 1 माइनस वी स्क्वायर डिवाइड बाय सी स्क्वायर। अच्छा, स्क्वायर खत्म, तो यहां वाली साइड में होल अंडर रूट। हमें पता है कि भाई यहाँ पर सी स्क्वायर था, सी स्क्वायर, तो यहाँ पर एच स्क्वायर का अंडर रूट सिर्फ एच निकलेगा, 4 का अंडर रूट 2 निकलेगा, सी स्क्वायर का अंडर रूट सी निकलेगा, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2h डिवाइड बाय सी, पर इस ब्रैकेट का अंडर रूट सेम रहेगा क्योंकि इसके अंदर माइनस है, 1 माइनस वी स्क्वायर डिवाइड बाय सी स्क्वायर। ये वाला जो फैक्टर है 2h डिवाइड बाय सी, 2h डिवाइड बाय सी, 2h डिवाइड बाय सी, इट इज द टाइम observed by Shahrukh Khan, observed by S dash frame of reference. So T is equal T dash divided by under root 1 minus V square upon C square. So ये एक इक्वेशन बन गई। T is equal, ये T क्या है, टाइम ऑब्जर्व्ड इन S फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और T dash क्या है, T dash का मतलब है टाइम ऑब्जर्व्ड इन S dash फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं, क्या ये अगर फर्ज कर लें कि इस शटल की जो रफ्तार है वो हाफ ऑफ स्पीड ऑफ लाइट है, अगर शटल की रफ्तार हाफ ऑफ स्पीड ऑफ लाइट है तो फिर बताएं कि दोनों का टाइम सेम होगा या मुख्तलिफ होगा। अब ये देखना जरूरी है कि कितना टाइम होगा। यहां पर देखते हैं, अगर फर्ज कर लें कि शाहरुख खान ने देखा है कि भाई नीचे ये लाइट आ रही है वर्टिकली और टकरा कर वापस आ रही है, उसको टाइम लग रहा है 1 सेकंड। फर्ज कर लें, सपोज अ शटल emits a beam of light, takes 1 second to hit the ground. Find time observed in a stationary frame of reference. A stationary frame of reference if shuttle moves at c by 2 velocity।
यहां पर कहा जा रहा है, फर्ज कर लें कि ये जो शटल है ये मूव कर रही है हाफ ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट। अब बताएं कि उसमें अगर उसमें से लाइट निकल कर ग्राउंड से टकरा रही है, 1 सेकंड लग रहा है, और लाइट को शटल से निकल कर ग्राउंड से टकराने पर सिर्फ, तो बताएं उस टाइम को क्या अगर ये ऑब्जर्व करेगा तो वो 1 सेकंड ही होगा या ज्यादा होगा। और ये बात आपको बताई गई है कि ये शटल खुद रफ्तार कितनी रख रही है, c/2। c/2 का मतलब होता है स्पीड ऑफ लाइट का आधा। सो यहां पर हम ये लिखेंगे कि भाई फार्मूला कौन सा है, t इज इक्वल टू द t डैश डिवाइड बाय अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर डिवाइड बाय c स्क्वायर। ये नीचे वाला फैक्टर लॉरेंट्ज फैक्टर कहलाता है। t डैश कितना दिया गया है 1 सेकंड डिवाइड बाय 1 माइनस वेलोसिटी ऑफ शटल कितनी गई है, दी गई है c/2। c/2 का स्क्वायर तो c स्क्वायर बाय 4 हो जाएगा डिवाइड बाय c स्क्वायर में कैंसिल। और इसको जब सोल्व करेंगे t इज इक्वल 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस 1/4 को सोल्व करें तो 1 अपान 1 माइनस 3/4, क्योंकि 100 में से अगर चौथा हिस्सा निकाल ले तो 75 बचेगा, मतलब 3/4। और इसको अगर सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 1 डिवाइड बाय 0.866। तो यहां पर 1 को 0.866 से डिवाइड कर लें तो जवाब तकरीबन अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा 2 पॉइंट समथिंग। मतलब ये इसके लिए वही इवेंट 2 सेकंड टाइम लेगा। जो इवेंट है उसके लिए 1 सेकंड ले रहा था, इसके लिए कितना टाइम ले रहा है, 2 सेकंड। इसका मतलब ये हुआ कि जो स्टेशनरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो ज्यादा टाइम नोट कर रहा है, और जो मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो कम टाइम ऑब्जर्व कर रहा है। इस वजह से हम कह सकते हैं कि अगर कोई चीज बहुत ज्यादा रफ्तार से मूव करे तो अगर उसमें टाइम 5 सेकंड गुजरेगा तो दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस चूंकि रेस्ट पे है उसके लिए वो टाइम 5 नहीं होगा, 15 सेकंड होगा। मतलब ये टाइम का डायलेशन हो गया, मतलब मुख्तलिफ टाइम हो गया। ये तब भी काम करेगा जब नीचे वाला ये जो फैक्टर है ना अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर, फर्ज कर लें कि वेलोसिटी हमारी ज्यादा से ज्यादा जो रफ्तार होती है वो 50 मीटर पर सेकंड होती है। अगर इस वेलोसिटी की कीमत यहां पर 50 रखेंगे तो 30 करोड़ के स्क्वायर से डिवाइड करो तो अप्रोक्सीमेटली जवाब 0 आएगा। 1 माइनस 0 इक्वल टू 1, 1 का अंडर रूट निकालें 1, सो t डैश सेम आ जाएगा, फिर t और t डैश बराबर। इसका मतलब है कि हम रोजमर्रा जिंदगी में इतनी कम रफ्तार तय करते हैं, इतनी कम रफ्तार से मूव करते हैं, इतनी कम रफ्तार से मूव करते हैं कि उसमें जो टाइम डायलेशन होता है वो निग्लिजिबल होता है। सो रोजमर्रा जिंदगी में टाइम डायलेशन निग्लिजिबल होता है। पर अगर आप ऐसी शटल में सवार हो जिसकी रफ्तार 10 करोड़ मीटर पर सेकंड हो या 50 मीटर पर 15 मीटर पर सेकंड हो या 20 मीटर पर सेकंड हो, तो फिर क्या होगा, टाइम में एक ज्यादा डिफरेंस आएगा और उस डिफरेंस को आप ऑब्जर्व भी कर पाएंगे। एक बात और आपको पता होनी चाहिए, ये जो इस शटल में हाईएस्ट वेलोसिटी पर मूव कर रही है शटल, जो बहुत ज्यादा रफ्तार पर मूव कर रही है शटल, उसके अंदर ये शाहरुख खान बैठा हुआ है। उसको कभी भी पता नहीं चलेगा कि भाई मेरा टाइम कम हुआ है और उसका टाइम ज्यादा हुआ है। क्यों? क्योंकि ये उसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में मौजूद है। अगर ये फर्ज कर ले इस घड़ियाल को देखेगा, अभी तो हमने ये मिसाल दिया ना कि भाई अगर t डैश 1 सेकंड है तो t कितना आएगा 2 सेकंड, मतलब ये मेजर करेगा 2 सेकंड और ये मेजर करेगा 1 सेकंड। मतलब आमिर खान के लिए शाहरुख खान का जो टाइम है वो स्लो हो गया है। इसका मतलब ये कि ये इसकी जो सारी मूवमेंट होगी वो स्लो होगी। इसके घड़ियाल में अगर एक सुई जाएगी आगे तो इसके घड़ियाल में 2 मरतबा सुई आगे जाएगी। इसका मतलब ये है कि इसके लिए टाइम ज्यादा चलेगा, ज्यादा फास्ट होगा, इसके लिए टाइम ज्यादा फास्ट नहीं होगा। पर इसको कभी पता नहीं चलेगा क्योंकि ये भी उसी मोशन में है। क्योंकि अगर आप इसी को अगर 2 सेकंड से यहाँ पर निकाले हुए हैं, इसको ही आप इस t की कीमत पर रखें तो ये वाला फैक्टर मल्टीप्लाई होकर वापस 1 सेकंड ले आएगा। मतलब इसके लिए कभी भी टाइम डिफरेंट नहीं होगा। टाइम डिफरेंट है ये किसको पता चलेगा? इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से हटकर अगर आप इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से बोलेंगे,
इसको लगेगा कि इसका टाइम स्लो है, और इसको नहीं लगेगा कि मेरा टाइम स्लो है, क्योंकि ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है। आप अगर ट्रेन पर अंदर बैठे हुए हैं तो आपको ये लगेगा कि हम रेस्ट पर हैं, पर बाहर वाले जो आदमी होंगे उनको लगेगा ट्रेन के समेत आप मोशन में हैं। सो यहाँ पर एक बात आपको पता होनी चाहिए। अगर ये बात आपको पता है तो जहन में एक सवाल आपके अंदर आएगा, आपके जहन में एक सवाल जन्म लेगा कि भाई यहाँ पर अगर इसको पता नहीं चल रहा कि मेरा टाइम स्लो है, तो इसके लिहाज से ये मोशन में होगा, तो शाहरुख खान के लिहाज से आमिर खान का जो टाइम है वो स्लो हो गया। मतलब अगर आमिर खान के लिए शाहरुख खान का टाइम स्लो है तो शाहरुख खान के लिहाज से आमिर खान का टाइम स्लो होगा। अगर ये बात सही है तो जब दोनों आपस में मिल जाएंगे, मतलब वो भी रेस्ट पर आ जाए ये भी रेस्ट पर आ जाए, फिर के इस घड़ियाल का टाइम स्लो होगा या इस घड़ियाल का टाइम स्लो होगा। ये तो एक बहुत बड़ा मसला हो गया कि भाई अगर आप हाईएस्ट मोशन में हो तो आपका टाइम स्लो होगा, दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस बताएगा। अगर उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस उसका टाइम स्लो है तो ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस बताएगा। मतलब जो मूविंग हाईएस्ट मूविंग वेलोसिटी पर कोई ऑब्जेक्ट जाएगा तो उसको कभी भी पता नहीं चलेगा कि मेरा टाइम स्लो है, वो कहेगा सामने वाले का टाइम स्लो है, क्योंकि वो मूव कर रहा है। क्योंकि यहाँ पर एब्सोल्यूट मोशन नहीं होता, एक को लग रहा है कि दूसरा मूव कर रहा है तो दूसरे को लगेगा पहला मूव कर रहा है। इसलिए अगर पहले को लगेगा भाई उसका टाइम स्लो है तो उसको लगेगा इसका टाइम स्लो है। जब दोनों आपस में मिल जाएंगे फिर क्या होगा, फिर किसको हम स्लो बोलेंगे? तो ये एक मसला हो गया और इसको सुलझाने के लिए बहुत सारा वक्त लगा, बहुत साल लगे, और सालों बाद एक नए एग्जाम्पल के साथ आइंस्टाइन ने इस मसले को हल कर दिया। और उस मसले का जो हल है, उस हल का नाम है, उस सॉल्यूशन का नाम है टाइम पैराडॉक्स ऑफ ट्विन पैराडॉक्स। ट्विन पैराडॉक्स इज द सॉल्यूशन ऑफ टाइम डायलेशन। मतलब ये कि ट्विन पैराडॉक्स के जरिए एल्बर्ट आइंस्टाइन ने बताया कि भाई जब एक के लिहाज से दूसरा स्लो है तो दूसरे के लिहाज से पहला भी स्लो होगा, और जब ये दोनों मिल जाएंगे एक ही जगह पर खड़े होंगे तो फिर कौन स्लो होगा। इसको समझाने के लिए उन्होंने एक मिसाल दिया, जिस मिसाल को हम ट्विन पैराडॉक्स बोलते हैं। सो उसके डिटेल में हम नहीं जाएंगे, वो कभी दूसरे लेक्चर में मैं बताऊंगा आपको। मैं टू द पॉइंट रिजल्ट बता रहा हूं कि जो एक्चुअल मोशन में था, जो रेस्ट के लिहाज से लगेगा वही ऑब्जेक्ट क्या होगा मोशन में, उसी का टाइम स्लो होगा। मतलब अगर इसकी उम्र 5 साल बढ़ गई, 5 साल गुजर गए इसके लिए, तो उसके लिए 2 या 3 दिन गुजरे होंगे, तो उसकी उम्र वही होगी। मतलब ये कि ये इसका टाइम स्लो हो जाने की वजह से ये और ये, मतलब ये कि जो ये ऑब्जर्व कर रहा था वो सही था। मतलब वो ट्विन प्रोडक्ट्स में आप समझ जाएंगे। थैंक यू।